हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरसीफ द क्लासेस। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस। क्या होता है इंटरप्ट्स, क्या होती है हमारी प्रोसेसेस, किस तरीके से ये डिवाइसेस को मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ये सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये जो सीरीज़ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, इसमें मैं 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहें, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को। तो गाइस, फर्स्ट है आपके पास में प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़, कोई भी एक प्रोग्राम है जो कि आपके पास में स्टोर है, कहाँ पर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, कोई भी आपने प्रोग्राम डाला हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आपके पास में रखा हुआ है। ठीक है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले कहाँ आएगा? ये आपके मेन मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, देन आपका जो सीपीयू है वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है P1 प्रोसेस का। जब तक ये आपका प्रोग्राम P1 सेकेंडरी मेमोरी में था तब तक तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम, क्योंकि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी ओनली सिस्टम में आपके डिवाइस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जब ये आपका मेन मेमोरी में आ जाता है और सीपीयू इससे इंटरेक्ट करके इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, इन दैट सिनेरियो यही प्रोग्राम क्या बन जाता है? आपके पास में प्रोसेस बन जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोसेस और प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन सिंपल यदि अपन बात करें, द प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड द प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज किस तरीके से करता है? तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि जैसे सपोज टू बी आपकी मेमोरी में यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द टाइम डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन से मेमोरी एलोकेशन फ्री है जिसके अंदर मैं इस प्रोसेस को डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज टू बी यहाँ पे कोई भी प्रोसेस एलोकेटेड नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे कोई प्रोसेस P1 है जिसका एग्जीक्यूशन हमें करना है, तो ये यहाँ पर देखेगा कि कौन सा ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैं मेमोरी को अलोकेट कर सकता हूँ, इस प्रोसेस को डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज टू भी इसने P1 प्रोसेस को डाला, हो सकता है इसने कोई और प्रोसेस P0 इसमें ऑलरेडी चल रही हो सकता है। तो ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि आपको मेमोरी एलोकेट करवाना किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को, और कब इसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और उसको मेंटेन करना। और तो फिर वापस क्या होता है इसके अंदर, जैसे सपोज टू बी इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो उस केस में P1 को वापस उठा करके कहाँ डाल देता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाल देता है। ठीक है, ताकि बाद में कभी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप वापस इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो ये क्या क्या मैनेज करता है कि कौन सी स्पेस में एलोकेट करना है, कितने टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चलने वाला है, कौन कौन से रिसोर्सेज का वो यूज़ करने वाला है, और जब कितने टाइम के बाद में इसने जो मेमोरी एलोकेट की हुई है उसको वापस से रिक्लेम कर लेना है। क्योंकि जब यदि मान लो इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई और आपने अभी भी इसमें ये रखा हुआ है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, हो सकता है उसको स्पेस ही ना मिले, क्योंकि इसने पहले वाली प्रोसेसेस भी इसी में रखी हुई है, तो नेक्स्ट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में ये वापस से अपनी मेमोरी को एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है इस स्पेस को, ताकि नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसेस आए वो उसका एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर पाए। तो ये है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास में मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट है, यहाँ पे मेमोरी का मतलब होता है हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास में हो गई यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, और जो कि हो गई हमारी मेन मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैम हम लोग बोल सकते हैं। इसके मैनेजमेंट की बात की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ का ध्यान रखता है? ये इस चीज़ का ट्रैकिंग करता है कि कौन से जो मेमोरी एलोकेशन है उसको कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रही है और कितने टाइम तक वो प्रोसेस उसका यूज़ करने वाली है। ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद में आपके ये जो मेमोरी लोकेशंस है वो एम्प्टी होने वाली है नेक्स्ट प्रोसेसेस की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, इन सब की ट्रैकिंग करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर वो देखती है कि जो मेरी मेमोरी अलोकेट थी, जो अब फ्री हो गई है, उसमें नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस उस चीज़ के लिए वेट कर रही है, कि कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट इसके अंदर आने वाली है, कौन सी प्रोसेस यहाँ से फ्री होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये होता है आपके मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टोरेज मैनेजमेंट।
अब स्टोरेज मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर गाइस यहाँ पे हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जाती है। थर्ड हो गया हमारे पास में स्टोरेज मैनेजमेंट, और स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास में कौन से मैनेजमेंट की बात की जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जाती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में कौन से स्टोरेजेस आ गई, जिसके अंदर हमारे पास में हार्ड डिस्क आ गई और हमारे पास में SSDs आ गई, क्योंकि बेसिकली यही अभी करंटली यूज़ की जाती है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब इनका मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये जो डिस्क रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से डिस्क बनी हुई होती है, आपके पास में सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ट्रैक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वो मैनेज करता है कि क्या और कौन से डिस्क में क्या चीज़ें एलोकेट करनी है, किस तरीके के इनका एलोकेशन होना चाहिए, किस तरीके से डिस्क को कंप्रेस किया जाना चाहिए इसके डेटा को, ये सारा मैनेजमेंट काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है डेटा कंप्रेशन जो टूल है वो कौन सा सॉफ्टवेयर उस चीज़ के लिए लायबल होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस चीज़ के लिए लायबल होता है। ठीक है, और इसका अनदर जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है इसके अंदर, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर ये चेक करता है कि ये जो फाइल है वो डिस्क के कौन से लोकेशन पे स्टोर है, कितनी साइज के स्पेस वो एलोकेट कर रही है, और देन उसके बाद में चेक करता है कि कौन उसकी एक्सेस कर पाएगा। जैसे कई बार होता है कि हम अपने लॉक कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, तो वहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी हम अपने डेटा को रख सकते हैं। तो उस केस में आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होता है कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपकी फाइल की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यदि C ड्राइव के ऊपर जाकर के आप पर्टिकुलर किसी फाइल को ओपन करते हो तो वो आपको ओपन नहीं करने देता, क्योंकि वो ये मानता है कि ओनली सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसी फाइल को ओपन कर सकता है, अदरवाइज कोई और ओपन नहीं कर पाता। तो उस केस में ये जो मैनेजमेंट होते हैं फाइल्स की वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारी फाइल्स को मैनेज करता है। और यदि अपन और बात करें इसके बारे में तो जैसे आपके बोला जाता है कई बार कि फाइल्स के भी मोड्स होते हैं अलग अलग, जैसे रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, रीड राइट मोड होता है। तो इन सब चीज़ों को भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। रीड का मतलब कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो ओनली रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, उनको रीड किया जा सकता है पर उनमें कोई राइटिंग नहीं की जा सकती। राइटिंग वाली जो फाइल्स है उसमें ओनली हम लोग राइट कर सकते हैं, हम लोग रीडिंग नहीं कर सकते। रीड राइट में हम दोनों काम कर सकते हैं। तो इन सारी तरीके की फाइल्स का मैनेजमेंट भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, यह था आपका स्टोरेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो गाइस सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है, यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, यूज़र ऑथेंटिकेशन, ताकि यदि मान लो कोई भी यूज़र अपने सिस्टम पे वर्क कर रहा था, ठीक है, बीच में टी ब्रेक के लिए चला जाता है बाहर, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम लॉग ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। जब वो वापस आता है तो उस केस में उसको लॉक स्क्रीन शो होती है और उसको वो पासवर्ड एंटर करवा रहा होता है। ठीक है, जब तक वो पासवर्ड एंटर नहीं करता तब तक उसके अंदर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से वो सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है कि जो उसका जो लायबल यूज़र है, जो उसको वर्क करता है, ओनली वही इस पे काम कर पाए, किसी अनदर अनऑथराइज्ड यूजर को वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये काम भी आपका किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास में डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिवाइसेस का मतलब क्या किस चीज से है कि जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस आपके सिस्टम में कनेक्टेड हैं उन सब का मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अभी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, ऑल द डिवाइसेस एक्सेप्ट सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अलावा जितनी भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है वो सारी की सारी क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस। उन सबका जो मैनेजमेंट होता है वो किसके अंडर आता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है, अब हमें डिवाइस मैनेजमेंट सीखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमारी जो डिवाइसेस है वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, सपोज टू भी ये हो गया हमारा सीपीयू।
ठीक है। ये सीपीयू की हो गई कॉमन सिस्टम बस। ये हो गई आपके यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है। और इस मेमोरी कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है आपकी मेमोरी। अब इस मेमोरी के अंदर आपके पास में जो ये हो गई आपके पास में मेमोरी, और इस मेमोरी के अंदर आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अनदर जो डिवाइसेस हैं वो भी आपकी इस सिस्टम बस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जैसे सपोज टू भी यहाँ पे कीबोर्ड का कोई कंट्रोलर लगा हुआ है और ये हो गया हमारा कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई डिवाइस कंट्रोलर लगा हुआ है, सॉरी डिस्क कंट्रोलर लगा हुआ है, और ये डिस्क कंट्रोलर किससे कनेक्टेड है? डिस्क से कनेक्टेड है। हो सकता है यहाँ पे एक डिस्क लगी हुई हो सकता है यहाँ पे 2 डिस्क लगी हुई हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में हो सकता है यहाँ पर प्रिंटर कंट्रोलर और यहाँ पे आपका प्रिंटर लगा हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास में कोई टेप कंट्रोलर लगा हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे कोई टेप्स आपके पास में बनी हुई हो इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस ये जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो आपको समझ में आना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है कि किस तरीके से सीपीयू मेमोरी से और मेमोरी अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। तो गाइस ये जो होता है आपके पास में ये कॉमन सिस्टम बस होती है। क्या होती है? कॉमन सिस्टम बस, ठीक है। अब ये सिस्टम बस जो होती है वो डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? कंट्रोलर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिवाइस कंट्रोलर्स हैं, जो कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स हमने लगाए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि गाइस यहाँ पे ये जो डिवाइसेस होती है वो किस फॉर्मेट में वर्क करती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में वर्क करती है, ठीक है। बट हमारे सिस्टम को किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है? बाइट्स के फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर्स का काम ये होता है कि ये यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहा है बिट बाय बिट, उसको एक साथ स्टोर करे अपने पास में, उसको अरेंज करे और बाइट के फॉर्मेट में आपके सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करे। तो ये जो कन्वर्जन का काम है कि बिट्स का अरेंज करना, बाइट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, यदि उनमें कोई करेक्शन, उसके सिग्नल्स में कोई एरर है तो उसको रिमूव करना और एरर फ्री डेटा को आपके सिस्टम को प्रोवाइड करना, ये सारा काम होता है यहाँ पे बने हुए इन कंट्रोलर्स का, ठीक है। और हर एक डिवाइस के लिए अपने अपने अलग अलग उनके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता एक कंट्रोलर सारी डिवाइसेस को मैनेज कर पाता है। एक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये जो स्मॉल डिवाइसेस जो होती है, यूएसबी वाली जो डिवाइसेस होती हैं, उन सबका कंट्रोलर होता है और इस सिंगल कंट्रोलर से यूएसबी वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस हैं उनके लिए इंडिविजुअली अलग अलग कंट्रोलर्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आया कि ये हार्डवेयर हुआ कि सॉफ्टवेयर हुआ? तो गाइस ये जो कंट्रोलर्स हैं वो क्या है हमारे पास में? हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो ये कहाँ लगे हुए होते हैं? तो गाइस ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो आपके डिवाइसेस के साथ में लगे हुए होते हैं, ठीक है। किस तरीके से लगे हुए होते हैं? जैसे हमारा जो मेन सिस्टम है, कंप्यूटर पूरा जो सिस्टम है, उसके अंदर मेजर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलर इनके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं वो कंट्रोलर हो गई, और वो कहाँ लगी हुई थी? वो इन डिवाइसेस के अंदर लगी हुई होती है। ये एज ए चिप होती है, ठीक है। और इन डिवाइसेस के ऊपर क्या क्या बना हुआ होता है? जैसे हमारे पास में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर रजिस्टर्स और मेमोरी होती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका एक तो बफर स्टोरेज होता है और एक होता है आपके यहाँ पे रजिस्टर्स, जो कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर इनके वर्क के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। जो इसका स्टेटस बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टेटस बताते हैं इन पर्टिकुलर डिवाइसेस का। अब इनका वर्किंग के कैसे बोल सकते हैं हम लोग? जैसे सपोज टू भी आपको कीबोर्ड से डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यूज़र डेटा इनपुट करेगा तो यूज़र की स्पीड तो कंप्यूटर के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस केस में डेटा वो धीरे धीरे डालेगा, तो वो डेटा कहाँ आके स्टोर हो जाएगा? बफर में आएगा वो डेटा, ठीक है। बफर उसको एक्सेप्ट करेगा। जब ये फिल हो जाता है बफर, तो आपके रजिस्टर का जो रजिस्टर है वो आपको शो कर देता है उसका
कि ये स्टेटस बता देता है कि वो आपको डेटा प्रोवाइड करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। तो उस केस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है ताकि आपका जो बफर है उसके डेटा को मेन मेमोरी में डाल दे और मेन मेमोरी इस CPU से आपके डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर ले प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये बेसिक फंक्शनैलिटी है आपके कंट्रोलर्स की। अब इस बफर की साइज कितनी होती है? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो बफर की जो साइज होती है, जो मिनिमम कैपेसिटी होती है ना जो भी इनपुटिंग करने की, वो होती है आपके बफर की साइज। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अपन डिस्क कंट्रोलर की बात करें, जैसे हमारे पास में डिस्क है, तो डिस्क किस फॉर्मेट में होती है? जैसे सपोज टू बी ये हमारे पास में डिस्क अवेलेबल है, ये अलग अलग सेक्टर्स में हमारे पास में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल जो सेक्टर होता है वो उसकी साइज होती है हमारे पास में 512 बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 512 बाइट का। तो यहाँ पे जो डिस्क कंट्रोलर है उसकी बफर की साइज भी कितनी हो जाएगी? 512 बाइट का बफर वहाँ पे होना चाहिए, तभी तो वो सेक्टर वाइज सेक्टर वहाँ पे जो डेटा है वो उसको ट्रांसमिट कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बफर और रजिस्टर्स वर्क करते हैं। रजिस्टर्स के अंदर तो क्या होता है? सिंपल बिट्स स्टोर होती है और वो आपके 1 या 0 को शो करती है। क्या शो करती है? रजिस्टर के स्टेटस को, क्या वो रेडी है और क्या वो रेडी नहीं है। तो वो इसी चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा माइक्रो कंट्रोलर। क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर? जैसे आपके पास में माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर भी होता है, बट वो कहाँ लगा हुआ होता है? छोटी एम्बेडेड सिस्टम्स में लगा हुआ होता है। जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की बात करें, ठीक है, आपके वॉशिंग मशीन की बात करें, तो उस केस में जो चिप लगी हुई होती है जो सारे प्रोसेस को मैनेज कर रही होती है वो होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। अब उसको माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं बोला? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ मल्टीपल प्रोसेसेस जो सिस्टम कर सकता है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करता है। जैसे कंप्यूटर है वो तो आपके वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। यदि आप प्रोग्रामिंग करना है वो भी कर पाते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर पाते हो, कोई आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो ऑनलाइन आप मीटिंग भी अटेंड कर पाओगे। वैरायटी ऑफ थिंग्स आप एक सिस्टम पे कर पाते हो, ठीक है। बट यदि आपकी वॉशिंग मशीन है तो पर्टिकुलरली बस वही ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है, अदरवाइज और कोई ऑपरेशंस वो परफॉर्म नहीं करता। इन दैट सिनेरियो वो पर्टिकुलर मशीन के लिए जो चिप यूज़ करते हैं वो क्या होती है? माइक्रो कंट्रोलर होती है। उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में कंट्रोलर्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला इसलिए जाता है कंट्रोलर क्योंकि वो पर्टिकुलर डिवाइस के जो ट्रैकिंग है, मतलब उनकी जो प्रोसेसिंग है, बस उन्हीं को वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स जाते हैं उसको कन्वर्ट करके बाइट फॉर्मेट में आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सिस्टम उनसे इंटरेक्ट कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होगा, जैसे सपोज टू बी यहाँ पे बहुत धीरे धीरे हमने डेटा पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बिट का, एक एक बाइट का डेटा आपका आ रहा है, तो वो आपका लेता रहेगा, बार बार मेमोरी में आएगा, बार बार CPU से इंटरेक्ट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। उससे बेटर क्या रहे कि आके इस बफर में डाल दे जो भी इसकी बफर की कैपेसिटी है, देन उसके बाद में CPU इसको इंस्ट्रक्शन दे देता है, हाँ ठीक है आप अपने डेटा को ट्रांसफर करो ताकि मैं इसकी प्रोसेसिंग में यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो ये वर्किंग इतनी फास्ट होती है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो बफर में डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा, बट वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है आपके डिवाइसेस का, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके डिवाइस कंट्रोलर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट के केस के अंदर, डिवाइस ड्राइवर्स। अब वो क्या होते हैं हमारे पास में डिवाइस ड्राइवर्स, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। आपके डिवाइस कंट्रोलर्स क्या हुए, वो तो हमारे पास में हार्डवेयर हो गए, कहाँ लगे हुए थे? डिवाइसेस के अंदर लगे हुए होते हैं। बट यदि हम लोग बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की, कि जैसे कि हमारे पास में कोई सिस्टम है, ठीक है, और वो आपकी किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड है, सपोज टू भी कीबोर्ड से कनेक्टेड है, तो जो कीबोर्ड का कंट्रोलर है वो तो कहाँ लगा हुआ है? कीबोर्ड के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपके सिस्टम से इसका इंटरेक्शन करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है और वो सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप लोगों को कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में डिवाइस ड्राइवर अपडेटेड है। तो यदि नहीं है तो आप अपने डिवाइस ड्राइवर को अपडेट करो ताकि आपकी नेटवर्किंग से आपका जो NIC कार्ड है उससे आप नेटवर्क का यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट होती है आपकी कंट्रोलर और आपके डिवाइसेस के बीच में, जो इनको मैनेज करता है, उनके कन्वर्जन करता है, वो होता है आपके डिवाइस ड्राइवर्स। अब सारे जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे हमारे पास में अलग अलग कंट्रोलर्स है, उसी तरीके से हर एक डिवाइस का अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से डिवाइस ड्राइवर्स हुए हमारे पास में, सपोज टू भी हमें वाईफाई का ड्राइवर हमें चाहिए, ठीक है,
और कोई हमारे पास में ऑडियो ड्राइवर्स भी हमें चाहिए यदि हमें ऑडियो डिवाइस यूज़ करनी है, ऑडियो डिवाइस से हमें डेटा यूज़ करना है, मूवी प्ले करनी है और कोई वीडियो हमें चलाना है, तो ऑडियो और वीडियो ड्राइवर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बट इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम लोग बात करें तो कौन से कंट्रोलर्स, कौन सी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाईफाई के लिए हमें NIC कार्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट चला पाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है वो तो हमारे पास में क्या हुआ, जैसे सपोज टू आपके पास में लैपटॉप है, तो आपके सिस्टम के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर NIC कार्ड लगा हुआ होगा, तो वो तो हमारे पास में किसका एग्जाम्पल हो गया, कंट्रोलर का एग्जाम्पल हो गया। बट इस NIC कार्ड से आपके सिस्टम को इंटरेक्शन करवाने के लिए जो ड्राइवर, जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो क्या हो जाएगा, वाईफाई ड्राइवर हो गया, या कोई लैन का ड्राइवर हो गया, कोई इथरनेट का ड्राइवर हो गया, उन ड्राइवर्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरीके से आपके पास में ऑडियो डिवाइस हो सकती है, कोई वीडियो डिवाइस हो सकती है, कोई साउंड कार्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे दूसरा कोई एग्जाम्पल देखो, साउंड कार्ड हो गया, बिना साउंड कार्ड के आपका कोई भी ऑडियो प्लेयर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हो गया हमारे पास में USB कार्ड हो गया, और USB कार्ड के अंदर यदि हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है तो USB डिवाइसेस हम अपने सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारे कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में। एग्जाम्पल दिया, कोई ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। अब इस ट्रैफिक लाइट में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, या फिर कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, पर्टिकुलर एक ही चीज़ को मैनेज करना, और वो है ट्रैफिक लाइट्स, और अदर कोई फंक्शनैलिटी हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम किसी फैन का यूज़ कर रहे हैं, सपोज टू भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फैन यूज़ कर रहे हैं। हमारा फैन की दो ही फंक्शनलिटी है, तो स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, ठीक है। क्या इसमें कोई कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, तो गाइस इसमें कोई भी कंट्रोलर यूज़ नहीं हो रहा है, इसके अंदर तो सिंपल स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कहाँ पे प्रोग्रामिंग, कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और यदि हो रही है तो किस तरीके की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। यदि कोई पर्टिकुलर आपके कॉम्पोनेंट जो कि सिस्टम में कनेक्ट होते हैं उनकी बात की जाती है, तो वहाँ पर डिवाइस कंट्रोलर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके डिवाइस कंट्रोलर्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि सपोज टू भी कोई भी डिवाइस हमारे पास में है, तो वो हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट किस तरीके से करती है, किस तरीके से वो सिग्नल्स भेजती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी डिवाइस का, आपको सिग्नल्स भेजने का, वो किसके थ्रू भेजती है, इंटरप्ट्स के थ्रू भेजती है, ठीक है। किसके थ्रू भेजती है, इंटरप्ट के थ्रू भेजती है। जैसे सपोज टू भी ये CPU है, अब यहाँ पे आपके अलग अलग डिवाइसेस लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में मेमोरी लगी हुई है, अलग अलग डिवाइसेस आपके पास में लगी हुई थी, ठीक है। अब ये सपोज टू भी इस कीबोर्ड को आपको सिग्नल भेजना है CPU को कि मेरी जो प्रोसेसिंग के लिए मेरा जो डेटा था वो कम्प्लीटली अवेलेबल है। तो वो जो सिग्नल भेज रहा है, तो उस सिग्नल को नोटिफाई करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको इंटरप्ट, कि वो इंटरप्ट के थ्रू आपके CPU को इस नोटिफाई कर रहा है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके स्टेटस को शो कर रहा है। तो ये जो इंटरप्ट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है, एक होता है आपके पास में हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। सॉफ्ट इंटरप्ट की बात करें तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है। यदि हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात करें तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स किस तरीके से जाते हैं, सिस्टम बसेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे सिस्टम बस, ये कॉमन बस लगी हुई है, यदि यहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं देन CPU को नोटिफाई करते हैं। इन दैट सिनेरियो वी आर यूजिंग द हार्डवेयर इंटरप्ट फॉर दिस केस। बट यदि यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट से ना जा करके सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जाते हैं, जैसे हमने कोई C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब वहाँ पे हमारे पास में कोई एरर आ जाती है, जैसे हमने किसी भी वैल्यू को 2/0 हमने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिया, 1 में डाल दिया इंटीजर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपके पास में, इनफाइनाइट, पर इनफाइनाइट कंप्यूटर मैनेज नहीं करता। उस केस में क्या हो गई, आपकी एरर जनरेट हो गई। किसके अंदर जनरेट हो गई, पर्टिकुलर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे थे उसके अंदर आपकी एरर जनरेट हो गई। तो ये एरर किस में पास होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एरर जाती है। किसके थ्रू जाएगी, सिस्टम कॉल्स के थ्रू ये एरर जाएगी,
ठीक है। सिस्टम कॉल्स होती है जिनके थ्रू आपकी एरर जाती है, और इस तरीके की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप्स बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो ये भी हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ को हम लोग ट्रैप बोलेंगे, किस चीज़ को हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम कॉल्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई किया जाता है कि पर्टिकुलर एक्सेप्शन अगर हो चुका है। उस सिनेरियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में क्या बने हुए होते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होते हैं। ये होते क्या है, बेसिकली लाइन ऑफ कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रखे हुए होते हैं, और जैसे ही इस तरीके की कोई रिकॉग्नाइज्ड एरर उसको शो होती है, उस केस में उस लाइन ऑफ कोड को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर देता है और आपको एरर शो हो जाती है आपके मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कि ये वाली पर्टिकुलर यदि एरर होती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करूँ, क्या उसका जो आउटपुट है वो मुझे शो करना है, किस तरीके से एरर्स मुझे मॉनिटर पे शो करनी है, ये उसके लाइन ऑफ कोड में लिखा हुआ होता है। और फिर वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी एरर अकर हुई है उसको वो शो कर देता है। तो ये होता है आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंटरप्ट्स वर्क करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो डिवाइसेस से जो सीपीयू में या फिर अदर मेमोरी के अंदर जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। वैसे हमें इसकी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको ओनली थियोरेटिकली बता देती हूँ कि कौन कौन से मोड्स है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली डाटा ट्रांसफरिंग के 3 मोड्स यहाँ पे वर्क करते हैं। एक होता है प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा होता है मेमोरी बेस्ड आईओ, और तीसरा होता है हमारे पास में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। गाइस, यहाँ पे जो प्रोग्राम्ड आईओ है उसके अंदर सीपीयू का एंगेजमेंट जो है वो 100% होता है। मतलब सपोज टू बी कोई डिवाइस है, यहाँ पे सपोज टू बी ये हमारा सीपीयू हो गया और ये कोई भी हमारी डिवाइस है। ठीक है, यदि इस डेटा को ट्रांसमिट करना है, और ये हो गई आपकी मेमोरी, यदि इसने बोल दिया कि हाँ डेटा ट्रांसमिट होना है, तो जब तक ये डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा आपका जो सीपीयू है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। वो उसकी ओनली ध्यान इसी चीज़ पे रहेगा कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है, कब इसका डेटा ट्रांसमिट होगा, तब जाकर के मैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा। वो होता है प्रोग्राम्ड आईओ। ठीक है, मेमोरी बेस्ड आईओ के अंदर क्या होता है, ये इंटरप्ट इनिशिएटेड होता है। क्या होता है, इंटरप्ट इनिशिएटेड होता है। तो इस केस में क्या होता है, इसने बोला कि आपके डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो सीपीयू को नोटिफाई हो गया, हाँ ठीक है तुम डेटा ट्रांसमिट कर लो, तब तक मैं कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो तब तक ये अपना डेटा ट्रांसमिट कर लेता है। जब इसका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है उस केस में वापस से नोटिफाई कर दिया जाता है कि डेटा ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि आपका सपोज टू बी ये सीपीयू वर्क कर रहा था। ठीक है, और ये वर्क किया, उसने बोला कि ठीक है आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में वो इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट हो गया। देन उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है आप डेटा ट्रांसमिट कर लो, मैं वापस से अपने काम को स्टार्ट कर लेता हूँ, जब तक आपका काम चलता रहे तब तक चलने दो, और देन वापस से जैसे आपका काम कंप्लीट हो गया तो वापस से वो इंटरप्ट होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली एंगेज्ड है, सीपीयू अपना काम भी करता जा रहा है, बस एक बार स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हुआ और एक लास्ट में डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो ये होता है आपका मेमोरी बेस्ड आईओ। नेक्स्ट आपके पास में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो गाइज इस केस में तो क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है। क्या होता है, एक कंट्रोलर। अब आप लोगों को कंट्रोलर अच्छे से समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक कंट्रोलर होता है और उस कंट्रोलर का क्या नाम है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMAC। क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ये क्या करता है, ये जो सिस्टम बस है ये उसकी एक्सेसिंग करता है। सीपीयू को एक्सेस बोलता है कि मुझे आपके सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट है, तो सीपीयू क्या कर देता है, इसको ये बस अलोकेट कर देता है। अब ये क्या है, इसके पास सिस्टम बस है, इसके पास में डिवाइस है। अब ये इस डिवाइस से इस मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट अपने आप से कर देता है। सीपीयू को बीच में इंटरप्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। उसे तो सिर्फ क्या करना होता है, इसके जो परमिशन है सिस्टम बस की, उस परमिशन को किसको ग्रांट कर देता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को ग्रांट कर देता है कि तुम सिस्टम बस का यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रोसेसेस होती है। तो ये बेसिक 2-3 तरीके के मोड्स आपके डेटा ट्रांसफरिंग के होते हैं। इसके अंदर 100% आपके सीपीयू का एंगेजमेंट होता है, इसके अंदर आपका इनिशियल केस के अंदर, और जब टर्मिनेट हो रही होती है प्रोसेस उस केस में आपके सीपीयू की इंटरप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर सीपीयू को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो कंप्लीटली फ्री होता है। इसकी जगह कौन वर्क करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर वर्क करता है। तो ये हो गए आपके
डेटा ट्रांसफरिंग मोड्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मेरा यहाँ पे टारगेट है आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे, हर एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हुए चलें, क्योंकि अभी तक सिलेबस मेंशन नहीं हुआ है, तो मे बी किस एक्सटेंट तक आए कोई पता नहीं है। तो हम अपना थोड़ा थियोरेटिकली थोड़ा सा डीप लेवल लेके चलते हैं, ताकि हमें कोई जब हमारा सिलेबस आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें ऑलरेडी वो चीज़ें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी उनका बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है वो आईए के लेवल की बराबर की है, पर थोड़ा सा एक्सटेंट हमें पता होगा तब जाकर के हम उस लेवल का कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि काम हो कैसे रहा है तो हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें।